नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकी चौधरी। देखिए, हमारा समास का आज पार्ट है, यानी कि भाग 2। समास का भाग 2, जिसमें से भाग 1 में हमने समझ लिया था कि समास किसे कहते हैं और समास किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज समास के उसमें हमने समास के प्रकार पढ़े थे कि समास के कितने प्रकार हैं। एक बार तो 4 प्रकार हुए थे और 5 हुए थे और 6। देखिए, 4 क्या थे? 4 प्रकार उससे हुए थे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, यानी कि जब प्रथम पद होगा प्रधान समास, एक था द्वितीय पद प्रधान समास और एक था उभय पद प्रधान समास, उभय यानी कि दोनों पद, और एक था उभय पद अप्रधान समास, यानी कि जिसमें से क्या कोई सा भी समास प्रधान यानी कोई सा भी पद प्रधान नहीं था। और 5 कब हुए थे? 5 हुए थे समास मूल रूप से, यानी कि मूल रूप में कौन से थे कि संस्कृत भाषा से जो समास लिए गए हैं या संस्कृत भाषा में जो हैं, यानी कि हिंदी भाषा का उद्गम जिस भाषा से हुआ है उसे कहते हैं क्या? मूल रूप। तो वो कितने हुए थे? 5। और हिंदी में या सामान्यतः जो थे वो समास कितने प्रकार के थे? वो थे 6 प्रकार के। आज इन पे एक एक पर बात करते हैं। देखिए, पहला समास देखिए, तत्पुरुष समास का भाग जो होगा, तत्पुरुष समास के 6 भाग होंगे, तो वो उसे बाद में पढ़ेंगे अंत में। आज शुरू करते हैं किससे? अव्ययीभाव समास से। अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास में क्या होगा? देखिए, जिससे ये था प्रथम पद प्रधान समास था, क्योंकि जब हमने प्रथम पद द्वितीय पद और उभय पद अप्रधान इस प्रकार से करे थे, तब ये किसमें आया था? प्रथम पद प्रधान समास में। अब इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि साहब बोले प्रथम पद प्रधान होगा तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका 1-2 उदाहरण देखें। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, प्रतिदिन। क्या लिखा? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन है, अब जल्दी से हम पता नहीं कर पाते कि बोले पता नहीं भाई, बोले बाद वाला पद प्रधान है या शुरू वाला पद प्रधान है। तो देखिए, अव्ययीभाव समास है तो इसके जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ है इसका, तो इसके अर्थ से करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अव्ययीभाव देखिए, जैसे हमने अभी अविकारी यानी कि अव्यय पढ़े थे, अविकारी शब्द यानी कि अव्यय पढ़े थे, और अव्यय या अविकारी जो शब्द थे उनका क्या मतलब था? उनका मतलब था कि वे शब्द थे जो यानी कि लिंग वचन काल व कारक के अनुसार, यानी कि जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी। तो इनमें अव्यय या अविकारी जो थे, इसके अनुसार ही देखिए, एक जो होते हैं हमारे उपसर्ग और एक होते हैं हमारे क्या? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, हालांकि ये अव्यय या अविकारी नहीं होते, परंतु इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य भी क्या? अव्यय या अविकारी शब्दों की तरह ही होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये भी अव्यय की तरह अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे क्या? अब कारक पढ़ते हैं। कारक के 8 प्रकार, जो मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया भी था कि कारक क्या थे? 8 प्रकार के थे, जिसमें से क्या कर्ता और संबोधन कारक जो हैं वो क्या? कारक नहीं है। कारक नहीं है और वो कारक की तरह कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से कितने 8 भेद ले लिए गए थे, वरना तो कारक के कितने प्रकार हैं? मुख्यतः या मूल रूप से वो है 6। अव्ययीभाव में देखो एक चीज नजर आ रही है, क्या? अव्यय, यानी कि कोई भी क्या हो? अव्यय हो। पहली बात तो ये अव्यय। अब बोले भाई, अब क्या? उपसर्ग भी किसका कार्य करता है? अव्यय का ही कार्य करता है, यानी कि अव्यय की तरह, यानी कि कोई भी क्या हो? उपसर्ग हो, अव्यय हो या उपसर्ग, और उसका योग यानी कि उसके ठीक बाद यानी कि क्या होना चाहिए? कोई भी संज्ञा शब्द हो। अब संज्ञा तो पड़ता है आपको, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक और समूहवाचक, इस प्रकार से भी। अब जैसे क्या देखें, या तो कोई भी संज्ञा शब्द से पहले यदि आपको अव्यय या उपसर्ग दोनों में से कोई सा भी लगा हुआ मिल जाता है तो समझ लेना, यानी कि कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, इसके उदाहरण है, जैसे मैं कहूं प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रति का मतलब भाई, प्रति क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? अगर करें तो हर दिन। अब प्रति आया तो प्रति उपसर्ग था, और दिन क्या है? दिन शब्द क्या है? यानी कि अव्यय भी है, अव्यय भी है, लेकिन क्या? परंतु अगर दिनों की बात करें तो जितने भी महीनों के या दिनों के नाम होते हैं वो हमेशा किस में जाते हैं? यानी कि ये तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। और दिन में अगर कह दे क्या? सोमवार कह देता या मंगलवार कह देता या बुधवार कह देता तो वो कौन सा हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। परंतु उसने क्या दिया है? दिन दिया है, तो दिन किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा।
यानी कि ये संज्ञा कैसी हो गई, एक उदाहरण को पूरी डिटेल में समझ लें, फिर बाकी बाद में हो जाएंगे। दिन क्या है, संज्ञा शब्द, और प्रति क्या है, प्रति है हमारा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग है, और संज्ञा भी कैसी है, यानी कि जातिवाचक, संज्ञा भी कैसी हो गई, जातिवाचक। तो अब इतना भाग जो हुआ ये किसका भाग है, संज्ञा का, और ये किसका है, उपसर्ग का। अब उपसर्ग हो या कोई भी संज्ञा शब्द हो, भाई अव्यय हो या उपसर्ग हो, और उसके बाद क्या हो, कोई संज्ञा शब्द हो, तो वहां यानी कि कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास होता है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके कुछ उदाहरण में देखें, जैसे क्या एक उदाहरण दे दूं मैं, अजन्म, अजन्म। उससे अगला उदाहरण है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। उससे अगला उदाहरण है अमरण, अमरण। यह एग्जाम्पल है, इतने ही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अजन्म है तो जन्म में यानी कि क्या है भाई, संज्ञा शब्द है। अब वर्ष है तो वर्ष भी क्या है, संज्ञा शब्द है, जिस प्रकार क्या हुआ, दिन हुआ। अब इसमें क्या है, अमरण है तो मरण क्या है, यानी कि संज्ञा शब्द है। अब इससे जो पहले लग रहा है क्या, ए लग रहा है, ए किसका काम करेगा, उपसर्ग का। और प्रति है, प्रति किसका कार्य करेगा, उपसर्ग का। और आ है, आ किसका कार्य करेगा, उपसर्ग का। तो यानी कि ये सारे के सारे जन्म, वर्ष और मरण, ये क्या हो गए हमारे संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द हो गए, और इससे पहले क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या, उपसर्ग हो गए। तो उपसर्ग और यानी उपसर्ग के ठीक बाद यानी कि कौन सा शब्द आ रहा है, संज्ञा शब्द आ रहा है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम, क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। तो भाई अव्ययभाव समास में अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, देखिए अभी आप उस चीज की टेंशन छोड़ दें कि बोले कि अव्ययभाव समास है, इसमें तो हो सकता है, जैसे क्या एक शब्द लेते हैं हम, सपरिवार, सपरिवार। तो परिवार क्या है, संज्ञा शब्द है, और स क्या है, उपसर्ग है। और जब उपसर्ग है तो ये उपसर्ग है, लेकिन क्या विशेषण का कार्य कर रहा है। अब विशेषण का कार्य कर रहा है तो बोले कर्मधारय होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा, आप उस चीज की टेंशन छोड़े। पहले ये देखें कि अव्यय या उपसर्ग हो और उसके बाद कोई संज्ञा शब्द है, तो वहां कौन सा है, अव्ययभाव समास है। परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो उपसर्ग आया या अव्यय आया वो क्या, कभी भी विशेषण का कार्य न करता हो। अब न करता हो, अब ऐसे ही क्या, अजन्म का अगर तो वो पूछ ले कि सामासिक विग्रह, अब भाई एक तो समास होता है, डायरेक्ट शब्दों में समास पूछता, एक पूछता है इसके सामासिक विग्रह क्या होगा, यानी कि इसका समास विग्रह क्या होगा। जैसे कि इसका समास विग्रह क्या आया था, प्रतिदिन का, हर दिन। ऐसी अजन्म का मतलब यानी कि क्या, जिसका क्या जन्म न हुआ हो। प्रतिवर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, हर वर्ष। आमरण का क्या हो जाएगा, यानी कि जीवन भर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, अव्ययभाव समास में आप कितने भी एग्जाम्पल उठा लेना, यदि उपसर्ग या कोई भी अव्यय अगर संज्ञा शब्द से ठीक पहले मिलता है तो वहां कौन सा अव्ययभाव समास होगा। जो भी संज्ञा शब्द है, आपको शब्द में देखिए, इसमें बोले साहब जन्म में क्या संज्ञा लग रही है, वर्ष है, वर्ष में भी संज्ञा लग रही है, बोले मरण, मरण भी संज्ञा शब्द है, और दिन है तो दिन भी क्या है, संज्ञा शब्द है। तो भाई उसमें कौन सा अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, अभी इन्हें एक बार पूरे डिटेल में समझ के फिर सारे के सारे जितने भी हैं ये, इन्हें यानी कि जितने क्या, कितने 6 हैं, 6 के 6 को एक यानी कि 6 लाइनों में बांध देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपके रिवीजन के तौर पे या कह सकते हैं एक छोटे से नोट्स के रूप में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगला आता है कौन सा हमारा, उपसर्ग क्या आया या अव्यय। ये तो कौन सा हो गया, अव्ययभाव। अब इसके बाद आती है बात किसकी, दूसरा समास जो होगा हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास। बोले भाई कब कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए बिल्कुल इसी की तरह है, इसे ही जोड़कर चलते हैं। कर्मधारय का मतलब होता है, देखो कर्म का मतलब होता है यानी कि जो कार्य करता है, और धार्य मतलब जिसे किया जाए। ठीक, तो यानी कि कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं विशेषता बताने की कार्य करेगा। अगर विशेषता बताने का कार्य करेगा तो बोले भाई बात किसकी होनी चाहिए, विशेषण की होनी चाहिए। और जब विशेषण की बात होगी तो सीधी सी बात क्या है कि अब बोले भाई विशेषण होना चाहिए। अब विशेषण भी बोले कि विशेषण कितने प्रकार के थे, तो विशेषण हमने टॉपिक पढ़ा था, विशेषण 4 प्रकार और 5 प्रकार के हुए थे। अब विशेषण हो और विशेषण के ठीक बाद क्या हो, कोई भी संज्ञा शब्द हो, तो वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय। परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो विशेषण में क्या क्या थे हमारे, विशेषण था, एक था हमारा गुणवाचक। देखिए इन चीजों को समझेंगे तभी एक लाइन में बन पाएगा।
ठीक है, वरना अगर तो क्या डायरेक्टली ऐसा लिख दिया तो गलती के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक तो गुणवाचक था, दूसरा कौन सा था हमारा संख्यावाचक, तीसरा था हमारा कौन सा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा विशेषण क्या था हमारा, चौथा था सार्वनामिक, या फिर क्या कह रहे थे हम उसे संकेतवाचक, सार्वनामिक, और पांचवा था हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से 5 विशेषण हुए थे। अब 5 विशेषणों में से इसमें एक बात याद रखनी है, इसके साथ साथ अगला समास भी इसमें ही कवर हो जाएगा। देखिए मैं लिख दूं क्या, यानी कि तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होता है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। अब भाई द्विगु समास में क्या होता है कि बोले द्विगु में आप लोगों को पता है कोई भी संख्या हो, अब संख्या और संख्या के बाद ठीक बाद यानी कि क्या होना चाहिए, कोई भी संज्ञा शब्द हो तो वहां कौन सा होगा, द्विगु। अब इससे जोड़े देखिए, अब इसमें बोले जी संख्या आएगी तो बोले संख्यावाचक विशेषण आएगा तो कौन सा होगा, या फिर गुणवाचक आएगा तो कौन सा होगा। देखिए संख्यावाचक जहां भी क्या कहीं संख्या का जिक्र वो करेगा या संख्या को बताने का जिक्र कहीं करेगा तो संख्यावाचक विशेषण जो होगा, संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक और परिमाणवाचक विशेषण किसका कार्य करें, यदि संज्ञा शब्द से पहले आते हैं तो कौन सा होगा, कर्मधारय। यदि संख्यावाचक विशेषण ही किसके, संज्ञा शब्द से ठीक पहले आता है तो वहां कौन सा समास होगा, वहां होगा द्विगु समास। बात समझ में आ रही, दोबारा समझे। अगर क्या कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण शब्द आएंगे किससे, ठीक संज्ञा से पहले, और द्विगु समास में क्या होगा कि संज्ञा से ठीक पहले क्या आएगी, संख्या आएगी। अब जितने भी हमारे विशेषण थे, विशेषण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो विशेषण में संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर जो बाकी विशेषण बचे हमारे, वो तो क्या, यानी कि सारे के सारे किसमें भाई, यानी कि कर्मधारय समास कहलाएंगे यदि संज्ञा से पहले आते हैं। अगर यदि संख्यावाचक विशेषण ही हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस प्रकार से जो होती हैं, तो वो किसमें भाई, अगर संख्या आए तो वो कौन सा होगा, वो होगा द्विगु समास। अब इनके देखे कुछ उदाहरण देख लें, इनके उदाहरण किस किस प्रकार होंगे। जैसे लाल, अब हाँ एक चीज चलो अभी कर देंगे, उसे भी हो जाएगा। जैसे क्या, लाल मणि, लाल मणि। अगला है नव युवक, नव युवक। उससे अगला है नील गगन, नील गगन। उससे अगला है जैसे कहते हैं हम महादेव। अब ये हो गए, ये तो किसके हो गए भाई, अब देखेंगे कर्मधारय के। अब इसके बाद बात करें द्विगु की, तो द्विगु में क्या होगा, जैसे कहें सप्ताह। उससे अगला होगा नवग्रह, नवग्रह। उससे अगला होगा दोपहर, दोपहर। उससे अगला है त्रिवेणी, त्रिवेणी। और उससे अगला है त्रिभुवन, त्रिभुवन। उससे अगला है जैसे कह दे क्या, त्रिलोक, त्रिलोक। इस प्रकार से अब इनमें से अब पहला वाला जो शब्द है हमारा, देखिए लाल मणि है। बोले भाई लाल क्या है, लाल तो भाई गुण बताता है, और गुण है क्या, यानी कि रंग है। अब रंग है तो गुण है, गुणवाचक विशेषण होगा। और मणि क्या है, मणि है संज्ञा शब्द। तो यानी कि क्या भाई विशेषण का कार्य करा, और किसने, लाल मणि ने। तो लाल यानी कि क्या विशेषण, और मणि क्या है, संज्ञा शब्द। तो यानी कि समास कौन सा हो गया हमारा, कर्मधारय। उससे अगला है नव, नव का मतलब यानी कि नया, और यानी कि युवक, युवक क्या हो गया, संज्ञा शब्द। तो नव यानी कि विशेषण का कार्य करा, तो यानी कि विशेषण का कार्य और किससे, संज्ञा शब्द से पहले आकर, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें नील। नील क्या है, बोले भाई ये भी क्या है, रंग है, और रंग है तो विशेषण, और गगन यानी कि संज्ञा शब्द। तो इसमें भी कौन सा हो गया, कर्मधारय। अगला आया महा, महा का मतलब यानी कि किसी की विशेषता बताएं, यानी कि विशेषता बताने का कार्य कौन कर रहा है, महा। और देव क्या है, संज्ञा शब्द। तो ये भी कौन सा हो गया, कर्मधारय। अब इनमें से कुछ लोगों को यह है, बोले जी बोले जैसे महादेव है, महादेव में बोले जी बहुव्रीहि भी होगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई, अभी बताओ, अभी थोड़ा सब्र करें, जब बहुव्रीहि पे पहुंच जाएंगे तो मैं इन सबका थोड़ा बताता हूं कि उसके बाद कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा कि बोले साहब बहुव्रीहि लगाना था या कर्मधारय लगाना था, कौन सा लगाना था। इसके बाद अब देखो द्विगु में क्या था कि बोले कोई संख्या आएगी, और संख्या किससे, संज्ञा शब्द से पहले। अब ये सप्ताह है, सप्त मतलब क्या होता है, यानी कि 7, यानी कि 7, और सप्ताह यानी कि 7, 7 यानी कि दिन, 7 दिनों का समाहार, यानी कि 7 दिन जुड़ेंगे तभी तो सप्ताह बनेगा। उसके बाद आया नव,
नव का मतलब क्या होता है, देखो एक नया होता है और एक क्या होता है, नव का मतलब एक नया होता है, एक नव का मतलब होता है नो से। अब ये नव आया, ये किसके लिए आया, नो के, और गृह क्या है, संज्ञा शब्द, तो इसमें कौन सा हो गया भाई, दिगु, इसमें भी कौन सा हो गया, दिगु। अब आया दो, दो और फिर क्या आया, पहर। पहर कहते हैं यानी कि दिन के जो काल होते हैं, यानी कि समय जो होता है कि दिन में कितने पहर होते हैं, तो बोले सुबह का, दोपहर का, शाम का, ठीक है, यानी कि दोपहर को कहते हैं जब दो पहर एक साथ मिल जाते हैं कि दो पहर बीत गए, ठीक है। अब इसके बाद दो आया और क्या है, पहर, तो यानी कि संख्या के रूप में आया तो कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। इसके बाद आया त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब क्या, यानी कि तिर का मतलब होता है तीन और वेणी का मतलब क्या, यानी कि क्या, त्रिवेणी, वेणी। अब यानी कि तीन आया और किससे पहले, यानी कि संज्ञा शब्द से पहले, तो यानी कि कौन सा समास कहलाया, द्विगु समास। अगला आया त्रिभुवन, यानी कि तीन भुवनों का जो है समाहार, तो वो क्या कहलाया, त्रिभुवन, तो उसमें भी कौन सा हो गया, द्विगु हो गया। अब आया त्रिलोक, यानी कि तीन लोक, तीन लोकों का समाहार, तो उसमें भी कौन सा हो गया, यानी कि द्विगु समास कहलाया। अब देखिए इन पे एक बात कर लें, देखिए कुछ समस्याएं यहां आती हैं कि बोले भाई ये बात तो समझ में आ गई कि बोले क्या, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण हैं, तो वहां तो कौन सा, यानी कि संज्ञा से पहले आ रहे हैं तो कर्मधारय समास होगा। अगर संख्यावाचक विशेषण ही किससे, संज्ञा शब्द से ठीक पहले आ रहा है तो कौन सा होगा, द्विगु होगा। अब इसके बाद देखिए अब अव्ययी भाव समास में भी एक कंडीशन और बन जाती है, जैसे क्या, देखिए अव्ययी भाव समास में एक कंडीशन ये बनती है, यदि कभी भी अगर जो कोई भी अव्यय हो या क्या हो, संज्ञा शब्द, अव्यय या संज्ञा शब्द का यदि दोहरान हो, अव्यय या संज्ञा शब्द का क्या हो, दोहरान, दोहरान यानी कि क्या, दोहराए जाए, तब भी वहां कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे क्या, अब एक शब्द ले लें, जैसे क्या, रात, 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 या क्या कहते हैं, रातों रात, रातों रात, रात वही सीधी सी बात है, पता क्या था, हमारा अव्यय था, अव्यय था क्योंकि रात कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कि बोले राम रात भर पढ़ता है, सीता रात भर पढ़ती है, बच्चे रात भर पढ़ते हैं, तो रात परिवर्तित नहीं होता, तो रात क्या हो गया, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, अव्यय। ऐसे क्या कहते हैं हम, दिन, और दिन है दिन, दिन, यानी कि दिनों दिन कह दें या क्या कहते हैं, दिन दिन। देखो योजक चिन्ह होता है, जहां योजक चिन्ह होता है हम लोगों के मन में एक चीज रहती है कि बोले जी जहां योजक चिन्ह होता है वहां द्वंद्व समास होता है, वहां द्वंद्व समास का मतलब नहीं होता मेरे भाई, यानी कि योजक चिन्ह जो होता है, द्वंद्व समास अलग चीज है, वो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के जैसा समझाता है, लेकिन क्या एक समान नहीं दर्शाता कभी भी द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास एक जैसा नहीं दर्शाएगा तो भाई जहां भी अव्यय पदों का या संज्ञा पदों का क्या होगा, दोहरान हो, या कह दे क्या, या एक संज्ञा शब्द ले लें, जैसे क्या, द्वार द्वार, यानी कि कहते हैं कि दरवाजे दरवाजे या घर घर, यानी कि द्वार द्वार, तो द्वार द्वार का मतलब भी क्या हो गया, यानी कि संज्ञा शब्द का और संज्ञा शब्दों का अगर यदि दोहरान होता है और बीच में यदि आपको योजक चिन्ह भी मिल जाए तो भाई कौन सा, वहां अव्ययी भाव समास होगा। ऐसी कंडीशन क्या, कर्मधारय समास में बनती है, और कर्मधारय समास में वो क्या कंडीशन बनती है, यानी कि क्या, जब भी विशेषण शब्द हो कोई भी, अब विशेषण शब्द हो यानी कि विशेषण पद, अब विशेषण पदों का क्या हो, पदों का दोहरान, अब विशेषण पदों का यदि दोहरान हो जाए, विशेषण पदों का दोहरान होता है तो वहां कौन सा, कर्मधारय समास, और इनके बीच भी योजक चिन्ह मिलता है। जैसे क्या, अब मैं कह दूं लाल लाल, अब क्या है भाई, लाल लाल, कह दूं नीला, नीला झक, नीला झक कहते हैं, ठीक। अब कहते हैं सफेद, सफेद भक, सफेद भक, अपन कहते हैं सफेद चिट्टा कहते हैं, तो वही क्या होता है, भक होता है। लाल लाल आ जाए, नीला झक आ जाए, सफेद आ जाए, और बहुत सारे शब्द आ सकते हैं इस प्रकार से जो विशेषण, एक आ जाएगा इसमें गोल मटोल भी आ जाएगा, गोल मटोल। अब ये क्या है, बोले भाई लाल क्या है, बोले जी लाल तो विशेषण है, विशेषण भी कैसा, गुणवाचक विशेषण है, नीला है, नीला भी क्या है, विशेषण है, और कैसा है, गुणवाचक विशेषण, सफेद है, सफेद कैसा है, गुणवाचक विशेषण, गोल क्या है, गोल भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। जब भी विशेषण पदों का दोहरान होगा तो वहां कौन सा होगा, कर्मधारय समास होता है, और जहां क्या, यानी कि अव्यय या संज्ञा शब्दों का दोहरान होता है तो वहां कौन सा, अव्यय भाव समास होता है, और इनके बीच में मेरे भाई योजक चिन्ह होते हैं। अब योजक चिन्हों का मतलब केवल किससे, द्वंद्व समास से नहीं होता,
अब इसका इससे पता लग गया होगा कि यदि योजक चिन्ह आए भी और क्या यानी कि कहीं भी विशेषण का अगर दोहरान हो रहा है, विशेषण की बार बार आवर्ती हो रही है, या विशेषण शब्दों को 2 बार लिखा गया है या 3 बार लिखा गया है, तो वहां कौन सा होगा? कर्मधारय। क्योंकि कर्मधारय हमने क्या पढ़ा है कि संज्ञा शब्द से पहले कौन आएगा? विशेषण आएगा। अब भाई कहीं क्या यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द है या अव्यय है और उसके बीच में योजक चिन्ह भी है और उसका दोहरान हुआ है, तो भाई कौन सा होगा? तब भाई अव्ययीभाव समास होगा। ठीक। और क्या यानी कि कोई भी संख्या है और किससे? संज्ञा शब्द से पहले है, तो वहां कौन सा होगा? वहां द्विगु समास होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया होगा इतना? ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। ठीक है। और वीडियो आपको निरंतर मिलेंगी और आज आपको हिस्ट्री की भी क्लास मिलेगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखो द्विगु तक कर लिया हमने। अब द्विगु तक करने के बाद अब इसके बाद कौन सा आएगा भाई? उसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। नंबर 4 कौन सा होगा भाई? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में कुछ नहीं है। देखिए द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के भी भाई 3 भेद हो जाते हैं वैसे कि इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व, ठीक है, इस प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। ठीक है। अगर तो ज्यादा डीपली जाना चाहेंगे तब होते हैं, लेकिन आप यहीं से समझ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होगा? हाँ, एक चीज और बता दूं, जो ये द्विगु है तो द्विगु खुद द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि द्विगु में कौन सा समास है। अब बच्चों ने क्या सोचा? बोले भाई, बोले द्विगु में, बोले मिस प्रिंट हो गया उससे, उसने लिखा नहीं है। बोले क्या? उसको कुछ भूल गया, वो तो खुद द्विगु समास में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो द्विगु समास भाई खुद द्विगु समास का उदाहरण है। या इसका जो यानी कि विग्रह होता है वो होता है भाई क्या? 2 गायों का समाहार। 2 गायों का समाहार यानी कि समूह। समाहार होता है मतलब समूह से। अगर समासी विग्रह पूछता है तो ये आएगा, और भाई समास पूछता समास, ये क्या है भाई? ये तो समस्त पद है खुद। ठीक है। यानी कि 2 गायों का समाहार ये जो होगा ये क्या है? यानी कि द्विगु समास का खुद उदाहरण है, यानी कि द्विगु। ठीक। इसके बाद द्वंद्व की बात करें। देखिए द्वंद्व में होगा क्या? द्वंद्व में 3-4 कंडीशन बनती हैं। अब द्वंद्व का मतलब होता है, एक मान ले 2 पार्ट है, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है। मान ले इसमें क्या? इसमें ब्लैक मार्कर है और इसमें कैसा है? ब्लू है, हालांकि व्हाइट होना चाहिए था। ठीक है। जैसे ब्लैक का विपरीत क्या होता है? व्हाइट। ठीक है। यानी कि काले का विपरीत सफेद। अब ऐसे क्या जो विपरीत हो या विपरीत जैसे हो, हालांकि जैसे हम प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बोले जी ये तो विपरीत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो, बता रहे हैं कि विपरीत होना चाहिए। भाई विपरीत हो सकते हैं या विपरीत जैसे हो सकते हैं। तो द्वंद्व का मतलब क्या? या तो इसमें दोनों शब्द जो होंगे, दोनों शब्द क्या? विपरीत होंगे, और विपरीत ना हो तो क्या होंगे भाई? विपरीत जैसे होंगे। विपरीत जैसे। अब विपरीत जैसे मतलब क्या होते हैं भाई? जो क्या विपरीत तो नहीं होते वास्तव में, परंतु हम अपने प्रयोग में यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम उन्हें विपरीत यानी कि जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारा यानी कि क्या एकदम विपरीत से लगते हैं, देखने में लगते हैं, वास्तव में होते नहीं है। अब क्या इनमें एक पहचान तो क्या होती है? इनमें एक योजक चिन्ह होता है, लेकिन योजक चिन्ह से जो लोग द्वंद्व समास को पढ़ के जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वो परीक्षा में कहीं ना कहीं मार खाने जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि द्विगु समास में यानी कि जब भी कोई भी अगर जो योजक चिन्ह से पढ़कर द्वंद्व समास को जा रहा है तो परीक्षा में भाई अपने आप की यानी कि कह सकता है कि क्वेश्चन गलत करने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे क्या भाई? अगर जो योजक चिन्हों से होता तो अव्ययीभाव में भी तो योजक चिन्ह आए थे, कर्मधारय में तो योजक चिन्ह आया था, लेकिन क्या भाई द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह तो आएगा। कह सकता हूं मैं 70% आएंगे, लेकिन 30% ये भी नहीं आएंगे। देखे जैसे क्या? अब विपरीत जैसे क्या होंगे? विपरीत क्या होंगे? जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा रात और एक शब्द लिखा क्या? दिन। अब कुछ लोग यहां कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई। ठीक है। मैंने यहां क्या लिखा था? इसमें अव्ययीभाव में लिखा था मैंने दिनों दिन या रातों रात। दिनों दिन लिखा था या क्या लिखा था? रातों रात। ठीक है। मैंने एक जैसे लिखे थे, एक जैसों की आवर्ती हुई थी, एक जैसों का दौरान हुआ था। यहां क्या? रात दिन, रात दिन। भाई एक दूसरे से क्या है? अलग है। जैसे मैं कह दूं क्या? सफेद और क्या भाई? काला। सफेद और काला। तो ये मत समझ जाना अगर भाई सफेद सफेद होता तो भाई कौन सा होता? कर्मधारय। काला काला होता तो कौन सा होता? कर्मधारय। लेकिन क्या है? सफेद और काला भाई दोनों अलग शब्द हो गए, दोनों का अर्थ अलग हो गया, दोनों के कार्य अलग हो गए और दोनों के गुण भी अलग हैं।
ठीक है। तो भाई क्या, ये तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत बोले, या तो रात है या फिर क्या है, दिन है। सफेद काला, सफेद है या फिर काला, यानी कि दो चीजें हैं, एक को एक साइड कर रहे हैं और दूसरी को दूसरी साइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और उदाहरण देखें इसके, जैसे क्या लिखें, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जैसे मैं कहूं जलवायु, जलवायु। अगला कह दें कि अपना पराया, अपना पराया। और आता है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उसके बाद आता है, जैसे क्या मैं कह दूं शीतोष्ठा, शीतोषण कह दें इसे, ठीक है। एक कह दें कि लाभा, लाभ। इसके बाद एक और शब्द ले लें, जैसे ले लें कर्तव्य, 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 ठीक। और उसके बाद जलवायु हो गया, और चाय वाय, एक शब्द और ले लें, क्या ले लें, चाय और क्या वाय। एक शब्द और ले लें, जैसे क्या जला भुना, जला भुना। भाई मैं इसके एग्जांपल इतने सारे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भाई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भाई प्रश्न तो लगता है बहुत आसान सा, बोले जी द्वंद्व समास है, परंतु भाई गलत हो जाता है, ठीक है। बोले जी आएगा आंसर की चेक करी, बोले जी इसमें तो द्वंद्व था और द्वंद्व तो बड़ा आसान था, हम गलत कर आए, तो भाई गलत करने के चांस ना हो, इसलिए देखिए। अब क्या भाई द्वंद्व में क्या होगा, विपरीत होंगे। अब विपरीत मतलब भाई रात है और दिन है, एक दूसरे के विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं, युद्धक चिन्ह है। सफेद है काला है, भाई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब क्या है, जल है और एक क्या है, वायु है। देखिए जल वायु, जल और वायु, इसका अगर जब मैं समासी विग्रह करूं तो मैं करूंगा जल और वायु, जल और वायु। अपना पराया है तो इसके बीच में क्या चिन्ह आ जाएगा भाई, यानी कि शब्द आ जाएगा, युद्धक शब्द आ जाएगा, और अपना और पराया। पाप पुण्य है, पाप और पुण्य है, तो भाई ये सब क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत। परंतु जल और वायु आप दोनों को एक यानी कि विपरीत नहीं लग रहे। लेकिन एक बात बताना, जैसे कि ये शब्द है जला और भुना, जला भुना कहते हैं कि बोले हाँ जला भुना है, तो जला क्या है भाई, जलना होता है, यानी कि किसी चीज का पूर्णतः जल के नष्ट हो जाना, यानी कि क्या राख में परिवर्तित हो जाना। भुनना कहते हैं कि कोई भी वस्तु है और वो जो जल रही है, जलने के बाद थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा वो जल जाए, यानी कि आग जला सा हो जाए, लेकिन क्या पूर्णतः न जले, राख में परिवर्तित न हो, तो भाई ये क्या जला भुना। ऐसी क्या कहते हैं, एक कहते हैं हम साग पाद, साग पाद। तो भाई साग और पाद ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, परंतु क्या पढ़ने में ऐसे लगते हैं जैसे विपरीत जैसे हैं। तो भाई क्या, यानी कि जो क्या हो, विपरीत जैसे हो या एकदम बिल्कुल विपरीत, तो आपको ये नजर आ रहे हैं, पाप पुण्य हो गया, रात दिन हो गया, सफेद काला। हालांकि देखो इस जलवायु में क्या था, युद्धक चिन्ह नहीं था मेरे भाई, और फिर भी कौन सा हुआ, द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि जल है वायु है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब देखिए ये है शीतोष्ण, तो इसका क्या होगा, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। अब शीत और उष्ण का मतलब क्या होगा भाई, शीत और उष्ण। तो भाई शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब क्या, गर्म। युद्धक चिन्ह नहीं था, समास कौन सा होगा, द्वंद्व हुआ। इसलिए लाभा लाभ का क्या होगा भाई, अगर मैं इसे तोड़ूं तो लाभ और क्या आएगा, अलाभ। सर दिख रहा है यहां तक नीचे का, ठीक है, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, ठीक। तो यानी कि लाभ होगा या क्या होगा फिर, अलाभ, यानी कि लाभ होगा या फिर क्या, हानि। लाभ हानि भी आ सकता था, तो देखिए ये शब्द आया और भाई इसमें युद्धक चिन्ह भी नहीं आया, और फिर भी कौन सा आया, द्वंद्व समास आया। इसके बाद बात करें कर्तव्य, कर्तव्य, तो कर्तव्य कर्तव्य का करें तो इसका आ जाएगा कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य। अब भाई कर्तव्य और अकर्तव्य यानी कि या तो आदमी कर्तव्य करेगा या क्या करेगा, अकर्तव्य, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो भाई कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक। ऐसी चाय वाय। अब देखिए जो निरर्थक शब्द आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, तो सार्थक यानी कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हुए थे, एक सार्थक और एक कौन सा, निरर्थक। तो निरर्थक शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है, तो निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वहां भी भाई कौन सा, द्वंद्व समास होता है। यानी कि द्वंद्व समास भाई चाय है और वाय है, तो भाई चाय वाय, यानी कि बोले कहते हैं चाय वाय पी कर जाना, जैसे चाय है वाय है, तो भाई वाय पता नहीं कौन सा शब्द होगा, तो भाई वाय क्या है, निरर्थक है, और चाय क्या होता है हमारा, सार्थक। ये आपने भली बात जान लिया है। तो भाई इसमें भी क्या योजक चिन्ह है, वैसे तो योजक चिन्ह है, और तो कौन सा होगा, द्वंद्व समास। ऐसी जला भुना आपको हो गया, सात बात आपका हो गया।
तो इस प्रकार से आपके कितने यानी कि 4 हो गए, और कहां तक यानी कि द्वंद्व समास का। अब भाई 5वां पढ़ते हैं। 5वां कौन सा आएगा हमारा? 5वां आएगा बहुब्री समास। देखा, बहुब्री समास को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो भाई आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5वां आएगा कौन सा हमारा? बहुब्री समास। बहुब्री समास। अब भाई बहुब्री का मतलब क्या होता है? बहुब्री समास का मतलब होता है कि बोले जब क्या कौन सा था ये, यानी कि ये था हमारा उभय पद अप्रधान समास, यानी कि जिसमें क्या दोनों पद क्या हो, यानी कि प्रधान न हो, और द्वंद्व में क्या था, यानी कि दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो। यही तो पढ़ा था कि द्वंद्व कौन सा पढ़ा था? दोनों पद प्रधान हो, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था रात भी अपना अस्तित्व रखता है और दिन भी, तभी तो हमने रात दिन लिखा। और जैसे कि हमने लिखा सफेद काला, तो भाई सफेद अपना अलग अस्तित्व रखता है और काला अपना अलग अस्तित्व रखता है। जैसे लिखा था हमने लाभालाभ, लाभ और अलाभ, लाभ भाई शब्द अपना अस्तित्व रखेगा, अलाभ भाई अपना अस्तित्व रखेगा, ठीक है। तो भाई इस प्रकार वो द्वंद्व थे। और बहुब्री में क्या था, यानी कि उभय पद अप्रधान, यानी कि जिसमें क्या दोनों पद, ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों में से कोई सा भी प्रधान न हो, अर्थ किसका दे? किसी अन्य का, यानी कि तीसरे का, और तीसरे का अर्थ देगा तो वहां कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा, यानी कि इसमें कोई सा भी पद नहीं होगा। देखिए इसके उदाहरण देखें, जैसे क्या उदाहरण में लिख दूं मैं? दशानन। अब देखें, अब यहां से आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं कि कर्मधारय में कौन सा है, अव्यय भाव कैसा होता है, और द्वंद्व और दिगु कैसे हैं, ठीक है। अगला लिखे लंबोदर। अगला लिखा मैंने लंबोदर, उससे अगला लिखा मेरे भाई मैंने नीलकंठ। नीलकंठ। उससे अगला लिखा भाई मैंने क्या? रतिपति। रतिपति। उससे अगला लिखा भाई क्या? चक्रधर। चक्रधर। अब इसमें से भाई ये जो शब्द आए हमारे, तो देखे दशानन है। दशानन का मतलब क्या भाई? 10 आया। बोले 10 आया तो दिमाग एकदम से घूमेगा, बोले जी ये तो कौन सा? बोले साहब ये तो दिगु होना चाहिए था। भाई ठीक है, मैं मानता हूं दिगु होगा। लंबोदर है, बोले लंबा भाई, बोले विशेषता का काम कर रहे हैं, हर विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो कर्मधारय होना चाहिए था। बोले जी पता नहीं कैसे कैसे कंफ्यूज से कर दिए, ठीक। नील है भाई, विशेषण है, तो भाई कौन सा होना चाहिए था? कर्मधारय, ठीक है। तो देखो एक चीज है, दशानन है, दशानन का मतलब क्या होता है? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है भाई? वो रावण, ठीक। लंबोदर का क्या होगा? लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ, यानी कि गला जो है वो क्या है? नीला है, नीला है जिसका, नीलकंठ। तो भाई वो किसका है? तो वो किसका है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव, यानी कि भगवान शिव। अगला रतिपति, तो रति का जो पति है, यानी कि रति के का पति, रति का पति अर्थात कौन है भाई? कामदेव, कामदेव। उसके बाद आता है चक्रधर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, यानी कि जिसने क्या? चक्र धर रखा है, यानी कि धारण कर रखा है, अर्थात कौन? यानी कि विष्णु। किसने कर रखा है भाई चक्र धारण? विष्णु। अब इतना आया, तो देखो बहुब्री समास में आप लोग एक चीज तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची, कह दें कि देवी देवताओं के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सभी के सभी इसमें बहुब्री समास में आते हैं। अब इसमें क्या बोले जी? अब ये तो कंफ्यूजन दूर करो। बोले कि एक तो दशानन हो गया, बोले इसमें तो जी द्वंद्व बैठ रहा है, और इसमें कर्मधारय बैठ रहा है, इसमें भी कर्मधारय बैठ रहा है, फिर हम कैसा करेंगे? और ऐसे ही क्या बोले? एक शब्द ले लिया क्या? सहपरिवार। अब एक शब्द ले लिया, बोले जी सहपरिवार। अब बोले सहपरिवार में भी बोले क्या? सह आया, उपसर्ग आया, तो इसमें तो अव्यय भाव समास होना चाहिए था। अब परिवार क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, और ये क्या? उपसर्ग, यानी कि क्या कह सकते हैं? अव्यय भाव समास। अब देखिए मेरे भाई, जहां भी एक बहुब्री समास में आप लोग इस चीज को, समास के पूरे ही चैप्टर में एक चीज याद रखना ध्यान से, जब भी क्या आपको दशानन यानी कि कोई भी शब्द ऐसा नजर आए जिसमें क्या आपको अव्यय भाव, कर्मधारय या द्वंद्व, इन तीनों में से कोई सा एक नजर आए, और उसके साथ साथ आपको बहुब्री समास भी उसमें नजर आए, जैसे क्या दशानन में आपको क्या नजर आ रहा है? तो यानी कि दिगु, दिगु समास, और दशानन के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? बहुब्री समास। तो हमेशा जो प्राथमिकता देंगे, यानी कि वरीयता जो देंगे, जो आंसर लगाएंगे हम, तो ऑप्शन के हिसाब से हम हमेशा बहुब्री समास लगाएंगे। यदि ऑप्शन में हमारा बहुब्री समास नहीं होता तो अब क्या हम हमेशा किसे? कर्मधारय समास लगाएंगे। उसके बाद आता है लंबोदर। लंबोदर है, बोले जी इसमें कौन सा? कर्मधारय है भाई, लंबा, यानी कि क्या रहा है? विशेषण। अब विशेषण है और उदर,
तो भाई जब भी इसका कार्य करेगा तो जहां आपको इसमें कर्मधारय समास भी नजर आ रहा है और बहुब्री समास भी नजर आ रहा है, जब दोनों होते हैं तो उनमें से दोनों में से हमेशा जो प्राथमिकता देनी है वो किसे भाई, बहुब्री समास को देनी है। क्योंकि क्या, देखो समास को, इसका भी रीजन है, अभी बताता हूं क्या है। देखो नीलकंठ है, नील क्या भाई विशेषण है और कंठ यानी कि क्या, गला। अब यानी कि संज्ञा शब्द, तो कर्णधारय है और उसके साथ कौन सा, बहुब्री भी नजर आ रहा है, तो हम टिक कौन से करेंगे, हमेशा बहुब्री समास को टिक करेंगे। इसके बाद रतिपति, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रति के जो पति हैं अर्थात इसे कह रहे हैं हम कामदेव जी को। अब क्या है, उसके बाद आता है चक्रधर, यानी कि चक्र को जो धारण कर रखा है किसने, अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, ऐसी आता है पीताम्बर, ऐसी क्या आता है, पीताम्बर, एक आता है शब्द पीताम्बर। अब भाई पीताम्बर में क्या, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, पीताम्बर मतलब यानी कि जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, तो उसमें भाई पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं तो कौन सा, कर्णधारय है। ये कर्णधारय किस बेस पे जाएगा, क्योंकि भाई पीले वस्त्र, कोई सीधी सी बात है, हमेशा जो है भाई कोई विष्णु जी थोड़ी धारण करते हैं, क्यों, पीले वस्त्र कोई विष्णु जी थोड़ी धारण करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उसे हम पीताम्बर कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई उस हिसाब से देखें तो भाई कौन सा जाएगा, कर्णधारय। अगर पीताम्बर तो भाई कौन सा, यानी कि पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जिसने, अर्थात कौन, विष्णु जी, तो भाई कौन सा होगा, बहुब्री। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो मैंने बता दिया कौन सा लगाओगे आप, बहुब्री। देखिए अब इसमें पता है बहुब्री समास को वरीयता या प्राथमिकता क्यों देते हैं, उसका रीजन भी सुन लें। देखिए बहुब्री समास को हम प्राथमिकता या वो कह सकते हैं कि प्राथमिकता या वरीयता क्यों देते हैं, उसका रीजन है मेरे भाई। देखिए जब भी हमारे शब्द निर्माण की हमने प्रक्रिया सुनी थी, पढ़ी थी कि क्या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है, 4 प्रकार से, जिसमें से क्या आता है हमारा संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो समास था भाई नए शब्दों का उद्गम करना, यानी कि नए शब्दों को बनाना। भाई शब्द निर्माण की प्रक्रिया तो आई थी, अगर नए शब्दों को बनाना है तो भाई जो भी शब्द दिया हुआ होता है उससे नया शब्द लेकर आना। तो भाई इसलिए नया शब्द कौन लेकर आ रहा है, बहुब्री लेकर आ रहा है। कर्मधारय तो क्या, जो शब्द है उस शब्द का ही अर्थ बताने का कार्य कर रहा है। बहुब्री नया शब्द ला रहा है, नया शब्द बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए यही कारण होता है कि हमेशा क्या, जब भी आपको अव्ययभाव, कर्मधारय या दिगु इनमें से कोई सा भी नजर आए और उसके साथ आपको बहुब्री भी नजर आता है, तो वहां कौन सा समास होगा, हमेशा बहुब्री समास होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करें तो देखिए अब आता है हमारा छठा नंबर आता है किसका, तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए कोई भी आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के चलते वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा तो भाई वैकेंसी आएंगी और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, बाकी तो भाई ऐसे ही जैसा घूम रहे हैं या नींद पूरी कर रहे हैं तो नींद पूरी करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भाई पढ़ते रहें, जितना भी मिल रहा है जैसे ही मिल रहा है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और क्लासें आपको निरंतर मिलेंगी, और ठीक है, और आज से यानी कि हिस्ट्री की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी आपको, मैथ की भी होगी, यानी कि मैथ की क्लास चल ही रही है, रीजनिंग की चल ही रही है, हिंदी की चल ही रही है, हिस्ट्री की भी हो जाएगी, और तो 2-4 दिन के बाद देखे आप लोग साथ दें तो पॉलिटी की भी क्लास शुरू होगी। ठीक है, सारी क्लासें निरंतर मिलेंगी। ठीक है, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और यानी कि चैनल को लाइक करे करो और अधिक से अधिक शेयर करे करो, जो औरों तक पहुंचे। तो देखिए जितने मतलब वीडियो में देखने के बाद जितने व्यू आते हैं उससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ क्या है आप जितना, और एक यानी कि एक बच्चे ने करी थी, कमेंट करी थी, उसने क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बोले अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर जो उसका समाधान हो सकता है तो वहां करेंगे, और यदि समाधान वहां नहीं होगा तो अगले दिन जैसे ही अगली कोई क्लास शुरू करेंगे तो उस क्लास को शुरू करने से पहले उसका भाई वो सोल्यूशन देंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल, हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करें, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष समास की। तो भाई तत्पुरुष समास क्या होगा, देखिए तत्पुरुष समास जो है पूरे हमारे कारक पर आधारित है, और जो कारक हैं, कारक क्या होते हैं कि कारक चिन्हों के द्वारा यानी कि विभक्तियों के द्वारा पढ़ते हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं, और 6 के 6 भेद 6 लाइनों में खत्म करने की गारंटी मेरी है। ठीक है, और यानी कि जैसे कि ये 5 हो गए, इन 5 को भी और इन 6 को भी, यानी कि जो अगली क्लास होगी उनमें सबको एक साथ एक बार बोर्ड पर लिख के और काम खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं अगर यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।